26 जनवरी की परेड लीड की थी 1975। उसके बाद उन्होंने तुरंत मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया। पीएम की गाड़ी को टो किया जाना आज के दौर में क्या वो पॉसिबल है? उधर कम्युनल एरिया था, माइनॉरिटीज उधर थे, हिंदू के मंदिर वगैरह इधर। तो इन्होंने कहा कि हम रथ यात्रा करेंगे। लाल खुराना, ये सारे बीजेपी के मेजर लीडर्स थे। उन्होंने मुझे बुला के बोला जाओ तुम डीसी पे ट्रैफिक करो। मैंने कहा सर मुझे तो दिल्ली के रास्ते भी नहीं आते। मैम आज तो हमारी क्रेन ने प्रधानमंत्री की गाड़ी को भी चालान कर दिया। मैंने कहा शाबाश लगे रहो। कह रहे पूर्वी दिल्ली में साउथ दिल्ली में तो इतने 1000 लीटर गिरफ्त हो गए रिकवर, तो किरण तेरी दिल्ली से तो कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा सब मेरा बिके ही नहीं तो मैं कहां से लाऊं। शराब बनाने के टाइम में वो थाने में होते थे, बेचने के टाइम में हमारे पास होते थे। अब जाओ सुबह। ट्रैफिक में आप काम करी थी, इंदिरा गांधी जी की गाड़ी आपने टो करवा ली, उसके बाद गोवा ट्रांसफर हो गया, उसको पनिशमेंट पोस्टिंग माना गया। तो मुझे बुलाया गया कि इसके लिए माफी मांगो। मैंने कहा सर किस बात की माफी? एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आपने 2003 में दिल्ली पुलिस में रहते हुए अपनी बेटी की जासूसी करवाई। अपराध की गलियों में जहां डर कानून से आगे निकल जाए और वहां कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वर्दी को सिर्फ ताकत नहीं जिम्मेदारी बना देते हैं। नियमों से समझौता न करने वाली, सत्ता से टकराने वाली और भीड़ के सामने अकेले खड़े होने का हौसला रखने वाली, ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है किरण बेदी। 1970 के उस दौर में जब औरतों को समाज ने कुछ गिनी चुनी भूमिकाओं में बांध रखा था, तब देश की पहली महिला आईपीएस अफसर बनना सिर्फ नौकरी पाना नहीं था, बल्कि सोच की दीवार तोड़ने जैसा था। दिल्ली की सड़कों से लेकर तिहाड़ जेल की दीवारों तक हर पोस्टिंग को उन्होंने सुधार के नजरिए से देखने की कोशिश की। क्राइम के बाद की कार्रवाई पर नहीं, उससे पहले के एक्शन पर भरोसा किया। 2003 में किरण बेदी यूनाइटेड नेशंस पुलिस की पहली भारतीय और पहली महिला डायरेक्टर बनी। इसके साथ ही उन्होंने पुडुचेरी की उपराज्यपाल की भूमिका भी निभाई। क्राइम ब्रांच के इस खास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं किरण बेदी। आज बातचीत सिर्फ पुलिसिंग की नहीं होगी, बल्कि उस दौर की होगी जब ज्यादा मुश्किल था नियमों की बराबरी को लागू से पालन करवाना। मैम आपका बहुत स्वागत है। इंट्रो जो है आज का वो हमारे प्रोड्यूसर ने लिखा था, सारे बहुत एक्साइटेड हैं आप यहाँ पर आई हैं। क्योंकि बम गोली बंदूक की सब बात करते हैं, सुधार की बात आजकल कम हो रही है। तो सबसे बताइए आप आजकल क्या रही हैं? सोशल मीडिया पर आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, इधर बीच पोल्यूशन को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा लिख रही थी। मैं अब से नहीं सोशल मीडिया में, मैं सोशल मीडिया बहुत सालों से हूँ। शायद और ट्विटर हैंडल पे तो बहुत जल्दी शुरू हो गई थी, तो इसलिए अब से नहीं हूँ, काफ़ी सालों से सोशल मीडिया में, लिंक्डइन में, ट्विटर हैंडल में, इंस्टाग्राम तो बाद में आया। सो सोशल मीडिया में मैं शुरू से सी, क्योंकि भाई मेरी नेचर है कम्युनिकेशन। मेरी नेचर है कम्युनिकेशन, और पुलिसिंग में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीम बिल्डिंग है, टीम लीडर हैं, तो आपको कम्युनिकेट करना होगा। मैं इंटेलिजेंस में नहीं थी, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस में थी, मैं फील्ड पुलिसिंग में थी, मैं थाने की पुलिसिंग में थी, क्राइम प्रिवेंशन में थी, क्राइम डिटेक्शन में थी। तो जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो टीम बिल्डिंग कैसे होगी? तो मैं कम्युनिकेटर हूँ बाय नेचर, इसलिए सोशल मीडिया में अब से नहीं हूँ। इनफैक्ट जब बहुत जल्दी, बहुत आई थिंक 2010 से हूँ, बाय 2010-11 के टाइम से मैंने ट्विटर हैंडल पे चली गई थी। मैम चलते हैं उस दौर में जरा, जब महिलाएं समाज में अपनी मुकाम, अपनी इज्जत सम्मान को हासिल करना चाह रही थी। ये आईपीएस, देश की पहली महिला आईपीएस का तमगा आपको लगा। ये आईपीएस कैसे बनना सोचा आपने? क्योंकि आप तो पहली महिला आईपीएस थी, उसके पहले कोई महिला आईपीएस नहीं थी। तो ये सोच कहाँ से आई, कैसे आपने तैयारी की, उसके बारे में आप कुछ बता पाए तो। जब मैं बड़ी हो रही थी, पैसा मेरे दिमाग में नहीं था, मनी नहीं थी। जबकि मेरे पिताजी के अपने बिजनेसेस थे, होटल बिजनेस थे अमृतसर में, उनके होटल्स, वो जायदाद थी, बहुत बड़ी जायदाद, वो होटल्स चलाते थे बहुत सारे। लेकिन हम लोगों के सारे परिवार में सर्विस बहुत ज़्यादा थी,
और स्पोर्ट्स थी, सर्विस थी, स्पोर्ट्स थी। बिजनेस का दिमाग में कभी भी नहीं आता था कि हम धंधा करेंगे एक दिन। पैसे की बात ही नहीं होती थी, सिर्फ काम की बात होती थी, सर्विस की बात होती थी, कर्तव्य की बात होती, मेहनत की बात होती थी। और स्पोर्ट्स में तब पैसा भी नहीं था। मैं स्पोर्ट्स इसलिए नहीं खेलती थी क्योंकि वहाँ पर प्राइज मनी है, तब प्राइज मनी भी नहीं थी। हम अपनी जेब से खर्चा करके ट्रैवल करना, छोटी सी ट्रॉफी लेके आ जाना, लेकिन वो जीत ही बहुत कीमती थी। इसलिए शुरू से सर्विस ओरिएंटेड थी। फिर एनसीसी, जैसे ही 13 साल की थी तो एनसीसी कैडेट बन गई, बेस्ट एनसीसी कैडेट। 4 साल में एक भी छुट्टी नहीं मारी उसमें, बेस्ट कैडेट, 100% अटेंडेंस। फिर स्पोर्ट्स में नेशनल चैम्पियन बन गई 16 साल। पढ़ना खेलना, पढ़ना खेलना। तो यहाँ स्पोर्ट्स किट में हूँ और यहाँ मैं एनसीसी यूनिफॉर्म में हूँ। और जब क्लास में जाती थी तो टेनिस की मैं शॉर्ट्स पहनी होती थी, ऊपर स्कर्ट पहनती थी। तो जैसे क्लास में एक पीरियड मिलता था, स्कर्ट उतारती थी तो टेनिस कोर्ट में खेलने चली जाती थी। सो इस तरीके से एक पीरियड भी मिलता था तो खेलना, विच मीन्स आइदर स्पोर्ट्स और एनसीसी और यूनिफॉर्म। सो सारी उम्र इस एक तरह के यूनिफॉर्म की लाइफ रही। तो आईपीएस कैसे आई? क्योंकि ऐसे मैंने बोला ना, सर्विस ओरिएंटेड थी। लेकिन मैंने देखा कि मेरे जीवन में ये था कि मैं किसी के काम आती रहूं। मैं ऐसी रहूंगी जो मुझे किसी से मांगना कुछ पड़े, मैं लोगों के काम आती रहूं। सो मैं हमेशा, एक मेरी एटीट्यूड ऑफ हेल्पिंग अदर्स था, हमेशा दूसरों के काम आना। ये मेरी नेचर थी, क्योंकि मेरे पिताजी यही करते थे। क्योंकि मेरे पिताजी इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे अमृतसर में, तो उनके पास लोग आते थे, मेरे दादा के पास आते थे हेल्प मांगने के लिए, और उनके काम आते थे वो, और उनकी जेन्युइनली मदद भी करते थे। तो वो गो टू पर्सन्स थे। तो मैं भी एक ऐसे थी कि मैं भी सर्विस ओरिएंटेड बनूं, जो मैं लोगों के काम आ सकूं। सो इसलिए वो नेचर बन गई। तो जब यूपीएससी का ध्यान दिया तो आईपीएस मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस लिखी, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। इंटरव्यू में क्या पूछा गया? उसमें कभी नहीं ये पूछा गया लाठीचार्ज। आपको पता है ये कितना टफ काम है, लाठीचार्ज करोगे, ये फायरिंग करनी पड़ेगी। तो आई सेड, मैंने उनको बोला तो ट्रेनिंग भी तो देंगे, को मैं ट्रेनिंग नहीं होगी क्या? और उस वक्त जब मैं इंटरव्यू में गई, मैं एशियन टेनिस चैंपियन थी। तो वो बहुत, मेरा ख्याल है मेरा ये पोजीशन इन्फ्लुएंस की बोर्ड में, क्यों ये एक लड़की आ रही है आईपीएस, उसने फर्स्ट प्रेफरेंस मांगी है और वो एशियन चैंपियन भी है। नहीं तो एशियन चैंपियन होके क्या सर्विस में थोड़ी कोई आएंगे, वो कोच बन जाएंगे। तो मैं कोच नहीं बनना, मैं क्यों सारी लाइफ टेनिस की प्रोफेशन को नहीं बनाना चाहती। मेरा काम तो मैं सरकार में जाऊं। सो सर्विस ओरिएंटेड गवर्नमेंट मेरे लिए प्राथमिकता थी। आईपीएस मेरे लिए नेचुरल थी। स्पोर्ट्स गर्ल भी थी, एनसीसी कैडेट भी थी, देशभक्ति की भावना भी थी। स्वामी जी विवेकानंदा को खूब पढ़ा मैंने, सो उनके जैसे बनना चाहती थी। इन अ वे मैं एक मॉन्क की लाइफ ऑलरेडी जी रही थी, क्योंकि मैं एक सर्विस ओरिएंटेड जा रही थी कि मैं किसी के काम कैसे आती रहूं। तो आईपीएस बनने के बाद दिल्ली में पोस्टिंग हुई? हाँ, पहली पोस्टिंग। तो एक महिला, वो अब चूंकि दिल्ली पुलिस में सारे मेल डोमेन ज़्यादा है, एक महिला जब वो आईपीएस बन के आई, दिल्ली में पहली पोस्टिंग थी, तो क्या लोगों का रिएक्शन था उस वक्त? किस तरह का आपने फील किया, क्या इंटरेक्शन था वो उस वक्त का? ओह, देखो उस टाइम ना मैं ऑलरेडी स्पोर्ट्स पेज पे थी। मैं तब किरण पेशावरिया के नाम से जानती जाती। अच्छा। हाँ, मेरा जो पेरेंट्स का नाम था, जो मेरा मेडन सर ने, वो किरण पेशावरिया था। तो पेशावरिया होते हुए मैं ऑलरेडी स्पोर्ट्स पेज में थी। तो मेरा थर्ड पेज 3 स्पोर्ट्स पेज, नॉट 3, सिर्फ शिफ्ट हुआ स्पोर्ट्स पेज पर, मैं अब थर्ड पेज पे आ गई, मीन्स क्राइम पेज पे। तो फर्क सिर्फ आया, लोग, जब मैं दिल्ली में आई तो मैं पहचानी जाती, क्योंकि मैं दिल्ली में आकर खूब खेलती थी, चैंपियनशिप जीतती थी, खूब इनाम बनाती थी। सो इसलिए मैं स्ट्रेंजर नहीं थी दिल्ली के। दिल्ली की जिमखाना क्लब में, अमृतसर में ट्रैवल करके आकर जिमखाना खेलती थी। और जब जिमखाना में मैं टेनिस खेलती होती थी तो मुझे हाय 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 की आवाज़ आती थी। तब मिसेस गांधी का घर सड़क के पार था, 3 मूर्ति, इंदिरा गांधी। हाँ, इंदिरा गांधी जी का घर बिल्कुल इधर था। और मैं टेनिस खेलती होती थी, 14 साल, 15 साल, 16 साल की। मैं रैकेट छोड़ती थी, उधर जाके देखती थी घोड़ा लाठी चार्ज हो रहा, टीयर गैस हो रही। तब वहाँ तक डेमोन्स्ट्रेशन आती थी। जितनी डेमोन्स्ट्रेशन है, ये मिसेस इंदिरा गांधी 3 मूर्ति तक आती थी।
धीरे धीरे वो तुगलक रोड से हटी, फिर वो रायसीना पे चाहिए, पर धीरे धीरे राजघाट पे गई थी, इंडिया गेट में। आज आप पहुंच गए हो जंतर मंतर। लेकिन तब ये सारी डेमोन्स्ट्रेशन मिसेस इंदिरा गांधी के घर के बाहर तक आती थी। तो मैं जिमखाना में खेल रही होती थी, मुझे ये जो हाया मेरे लिए बड़ा आकर्षित करता था, तो मैं उसको जाके देखती थी कि ये क्या हो रहा वहाँ। ये नहीं मालूम एक दिन मैं इस तरफ चली जाऊंगी टेनिस खेलते खेलते। सो ये चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी एज इट इज़ कि ये। और मुझे दिल्ली बहुत पसंद थी, दिल्ली की ग्रीनरी, ये लुटियंस दिल्ली। मैं आशा करती थी एक दिन काश मैं इस एरिया में आके काम करूं। इमेजिन उस उम्र में 16 साल 17 साल की उम्र में मेरी ड्रीम थी टू कम एंड वर्क इन दिल्ली, और इस एरिया में, इसी एरिया में। एंड कैन यू बिलीव इट, मेरी पहली पोस्टिंग इस असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चाणक्यपुरी सब डिवीजन में हुई, उसी एरिया में, नई दिल्ली में, उसी एरिया में जिसमें राष्ट्रपति भवन, मिसेस इंदिरा गांधी का घर और सब EVIPs के घर। ये लुटियंस दिल्ली की ACP चाणक्यपुरी सब डिवीजन, जिसमें सारी एम्बेसीज थी। पहली जिमखाना क्लब उसी में थी। चांदनी चौक भी पोस्टिंग थी आपकी? हाँ, वो उस वक्त नॉर्थ दिल्ली थी। नॉर्थ दिल्ली पोस्टिंग। वहाँ काफी ज्यादा प्रोस्टेट होता था, सैकड़ों अकालियों के प्रदर्शन होते थे। हाँ, वो आपने फेस किए। क्या विवाद था उस दौरान? अगर वो लाठी, आप चांदनी चौक को याद करें, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। ऐसे था कि धर्म युद्ध, तब मदन लाल खुराना उन दोनों में उन्होंने एक धर्म युद्ध शुरू हुआ था। वहां पर तो कम्युनल एरिया था, उधर कम्युनल एरिया था, माइनॉरिटीज उधर थे, हिंदू के मंदिर वगैरह इधर थे। तो इन्होंने कहा कि हम रथ यात्रा करेंगे, और वो रथ यात्रा थी। तो सारे VIPs, उन दिनों के VIPs उस रथ पे बैठ गए, और हम घोड़े लेके अंदर जाएंगे माइनॉरिटी के एरिया में, टाउन हॉल के एरिया में। मदन लाल खुराना और बहुत सारे, अच्छा, केदारनाथ साहनी जी, अच्छा, आर्या जी, ये सारे बीजेपी के मेजर लीडर्स थे। तो इन लोगों ने बैठे एक बग्गी में, उसमें आगे घोड़े थे, हाँ, और घोड़े लगा के बैठे, और साथ में उस गाड़ी के नीचे पत्थर, खूब सारे प्लेटफॉर्म पे पत्थर थे, ऊपर दरी से वो उन्होंने ढका हुआ थे पत्थर, लेकिन पत्थरों पर वो खड़े थे, और उसके ऊपर दरी थी। तो उन्होंने ये कहा हम धर्म युद्ध लेके जाएंगे, हम जाएंगे माइनॉरिटी एरिया में। उनको उसका कोई रीजन था, इस वक्त मैं भूल गई, लेकिन वो नाम धर्म युद्ध था, 1986-87 की बात। तो धर्म युद्ध था, लेकिन ये पत्थरों पर बैठे हुए थे, और हमने कहा कि हम आपको नहीं जाने देंगे, हम आपको माइनॉरिटी एरिया में नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमको पता है ये तो आमने सामने हो जाएगा, तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो हमने उनको क्या किया, रोका रखा पहली देर। वो जो मंदिर है ना, गौरी शंकर का मंदिर, वहां पर हमने इनको रोका रखा। ये रेड फोर्ट से आए, सारे जने उस चौराहे, उस पे बग्गी पे बैठे, बहुत सारे लीडर्स थे उस वक्त के, सारे बीजेपी लीडर्स थे, ये मेन बीजेपी लीडर। तो उस वक्त बैठे हुए, तो कह रहे हम, और हमें मैंने फैसला किया, इनका फैसला विमेन पुलिस करेगी। हमने पहली जो बैरियर बनाई, मेरी सारी विमेन पुलिस थी, और मैं भी साथ में। तो हम कहे आओ हमारे ऊपर चढ़ो, उधर नहीं जाएंगे आप पहले हमारे ऊपर चढ़ाई करो, फिर आप जा सकते हैं, चढ़ाई करके देखो। तो वो हमारे नज़दीक आए, फिर घोड़ों को वापस ले फिर घोड़े हमारे पास आए, देखे कि क्या करें, इन महिला पुलिस के ऊपर कैसे निकले, मैं फिर से हट जाए। फाइनली उन्होंने क्या किया, चढ़ तो नहीं सके, उन्होंने क्या किया, पत्थर हाउस कर, वो पत्थर लेकर आए थे। मैंने आप वो पत्थरों पे बैठे थे, तो उन्होंने ऊपर से हमारे ऊपर वॉलीज शुरू कर दी, पत्थर शुरू कर दिए बहुत सारे। जब पथराव जब किए तो उधर से भी पत्थर आने शुरू हो गए, हम बीच में फंस गए इन पथराव पे। फॉर्चुनेटली हमने सबने हेलमेट्स पहनी हुई थी, हम बच गए, लेकिन पथराव खूब सारा हुआ। उसके बाद एक स्टेज आई कि वो काफ़ी हो गया, तो हमने अरेस्ट पार्टीज बनाई हुई थी कि अगर ये हमारी बात ना सुने तो हम लोग डिक्लेयर कर देंगे एक अनलॉफुल असेंबली, और इन सबको गिरफ्तार करेंगे, चाहे कितने महारथी लीडर क्यों ना हो। तो मेरी एक व्यक्ति का हमने आइडेंटिफाई किया हुआ था कि जो आएगा, कौन किसको पकड़ेगा। उस दिन हमने सारे के सारे इन लीडरों को पकड़ लिया, केदारनाथ साहनी समेत, जबकि वो बहुत मशहूर थे उस वक्त औहदे में। सब जगह पकड़े गए, पकड़ के तुरंत इनको हम किंग्सवे कैंप पुलिस स्टेशन ले गए,
और शाम हो गई रात को, और रातों रात हमने एक मैजिस्ट्रेट का बंदोबस्त किया, इनको कोर्ट में भी पेश कर दिया, क्योंकि हमने देखा था कि अगर अगले दिन जब इतने महारथियों को करेंगे तो कचहरी में तो मिडनाइट हमारी मैजिस्ट्रेट ने इनकी हियरिंग की। आपको हैरान हो गए, इनको कन्विक्ट किया टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। अच्छा, हाँ, अगले दिन मेरे खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होगी कि किरण बेदी ने बड़ा अत्याचार किया, और हमने बहुत सारों को पीछे भी धकेला, और सारे के सारे डेड वोट के मोट में गिर गए। सो कुछ पकड़े गए, और कुछ जो बहुत सारे राइटर्स थे वो मोट, वो धक्का जब मारा तो इतनी मोट है ना रेड वोट के सामने वो खाई है ना बहुत, उसमें ये गिर गए। उसमें हम परेशान कि कहीं डूब ना जाए। उसमें सिर्फ नीचे कीचड़ था और पानी नहीं था, तो वो कीचड़ के सॉफ्ट कीचड़ पे वो पड़ गए। तो कुछ लोग गिरफ्तार हो गए, कुछ जाकर मोट में गिर गए। हमने सिचुएशन तो को बिगड़ने से बचा लिया, लेकिन अगले दिन डेमोन्स्ट्रेशन हुई खिलाफ कि किरण बेदी ने बड़ा अन्याय किया, लाठीचार्ज किया, फलाना किया। तो अच्छा, आप ही को टारगेट करने लगे। मुझे टारगेट बना दिया, मुझे बहुत टारगेट बनाया। उसके बाद आई बात की ये, तो एलजी साहब के पास गए, तो एलजी साहब ने क्या, अब मैं आपके लिए क्या करूं, आपको तो कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। सो इस चीज ने मुझे बचाया कि आपकी गलती तो आपने कबूल कर लिया राइजिंग ऑफ द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट से सामने आपने मान ली अपनी कि हमने करी, वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन की, पथराव किया, इसलिए कोर्ट ने आपको टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट कर दिया। एक्चुअली इनकी लाइफ में शायद वो पहली कन्विक्शन हुई होगी। लेकिन इस तरीके से ये धर्म युद्ध हुआ। इसके मेरे पास बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन गिरफ्तारियां किस तरीके से ऐसे ऐसे लीडर्स की गई कि कोई डरा नहीं मेरा पुलिस ऑफिसर, नहीं मैम इतने सारे मशहूर लीडर्स हैं, इनको कैसे पकड़ेंगे, कचहरी कैसे लेकिन सब जिनों को पता था हमने करना क्या है, क्योंकि हमने मौका बढ़ा दिया। नहीं, यही होता है ना, मतलब बीइंग आईपीएस ऑफिसर, जो सिचुएशन होती है आप वहाँ एक रणनीति बनाते हैं। हाँ। प्लानिंग होती है। हाँ। कि किस तरीके से, जैसे आपने एक नया लाया कि भाई फीमेल पुलिस को आगे रखना। आईपीएस जो ऑफिसर होता है, या खासतौर से आप, उस वक्त क्या दिमाग में चलता है, कैसे रणनीति, क्या कुछ होता है, अगर आप दर्शकों को बताएं। रणनीति ये होती है, मकसद क्या है, हमने पीस को कैसे रखना, शांति कैसे बनाए रखनी है। इस वक्त ये नहीं देखना है इधर कौन है इधर कौन है, डरना नहीं किसी से, घबराना नहीं, अपनी ड्यूटी करनी है। तो हम अपनी डिप्लॉयमेंट ऐसे करते थे, और पहले ब्रीफिंग करते थे, ट्रेनिंग करते थे, हर रणनीति, गिरफ्तारी किसने करनी है, प्रिवेंशन किसने करना है, डिक्लेयर किसने करना है 144, टीयर गैस किसने करनी है, लाठी चार्ज किसने करनी है, कचहरी में किसने लेके जाना है, सो वैन कहाँ पर पड़ी है, हर एक चीज़ का एक अरेंजमेंट इशू होता था। इसलिए कोई किसी से पूछता कोई नहीं था, लेकिन मैं खुद सामने हाजिर होती थी। ये नहीं आप करो मैं आऊँगी, कोई नहीं, मैं खड़ी हूँ वहाँ, पहले पत्थर मुझे पड़ेगा। सो इसलिए ये इस करने से वो सारी जो टीम वर्क है वो बहुत अच्छी होती है। हर चीज़ का आपने प्लानिंग की होती है, उसी से हम हम लोग निडर होके काम करते रहे कि हमने ये नहीं, हमारा मकसद था शांति कैसे। तो देखिए, दो हमने इन इधर से हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी, उधर हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में जो झगड़ा, मान लीजिए घोड़े लेके उधर तक पहुंच जाते, टाउन हॉल से आगे निकल जाते और उधर खारी बौली और सदर बाजार के पास पहुंचते थे, तो क्या होता, क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का। सो इसलिए हम तो बीच में रहे, हमने बिगड़ने नहीं दिया सिचुएशन को। हमारा मकसद था हमने शांति कैसे बनाई रखनी, और वो हम हासिल होते रहे। और उस वक्त ये नहीं कहा मेरे डीआईजी साहब आओ, मेरे आईजी साहब, कुछ नहीं, हम खुद है काफ़ी हैं। आप नॉर्थ के बाद पहुंची वेस्ट दिल्ली। हाँ। वेस्ट दिल्ली में काफ़ी क्राइम होता था उस वक्त, आप वहाँ पहुंची, क्राइम कम हुआ, कैसे हुआ, क्या सिचुएशन थी वेस्ट दिल्ली की? वेस्ट दिल्ली आप कह रहे हो, वो वेट दिल्ली थी, गीली दिल्ली, वेट दिल्ली। अच्छा, वेस्ट दिल्ली नहीं थी, पश्चिमी दिल्ली नहीं थी, वो गीली दिल्ली थी, क्योंकि वहाँ कच्ची शराब बड़ी बिकती थी उन दिनों में। अच्छा। बहुत कच्ची शराब, आप गलियों में चले जाओ 6 बजे के बाद बू आती थी, पता चल जाता था कहाँ कच्ची शराब बन रही है। तो जब मैं गई तो बहुत ज़्यादा गलियों में कच्चियाँ शराबें बिकती थी, और डिटेक्शन बड़ी होती है, आज इतने गैलन पकड़ लिए, आज इतने गैलन पकड़ लिए, इतने गैलन पकड़ लिए। और साथ में लड़कियों को बड़ी छेड़छाड़ होती थी, चाकूबाजी भी होती थी, क्योंकि जब आप ऐसी करें तो ये यही करेंगे ना, लड़की छेड़ेंगे और चाकूबाजी करेंगे। तो गलियों में से औरत निकलती नहीं थी। सो
जब वेस्ट दिल्ली का मिला तो इट वाज कॉल्ड वेट दिल्ली, उसको कहते बूट लेगिंग। उस वक्त ये एक्साइज शॉप्स नहीं थी, सरकारी शॉप्स नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा कच्ची शराब जब बिकने से सरकार को कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपकी शराब तो वहाँ मिल रही कच्ची शराब। तो मुझे बताया ये गया कि मैं, और साथ में ये भी आशा की गई कि मैं हज़ारों लीटर्स की डिटेक्शन करूँगी और गिरफ्तारियाँ करूँगी। मैंने पहली बार टीम लगा दिया कि मैंने लीटर्स पकड़ने नहीं है, हमने लीटर बनने ही नहीं देने। हमने कच्ची शराब बनने ही नहीं देनी, पकड़ना नहीं है, बनने ही नहीं देना। तो जब पता है कि कहाँ कहाँ बन रही है वहाँ पर मोर्चा लगाएंगे, हमने बनने ही नहीं देना। जब बनने ही नहीं दे देंगे तो सारी हमारी शांति। तो हमने कैसे नहीं बनने देना, हमने लिस्ट बनाई कि शराब बनाते कौन कौन है, उनकी सारा पुराना रिकॉर्ड निकाला, एक एक के घर में जाके वहाँ पर छापे मारे और साथ में उनके देखिए कि कहाँ कहाँ बनाते हैं। जैसे हमने छापे करे, हम लोग एक ट्रक घुमाते थे। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुना रही हूँ, हम एक ट्रक घुमाते थे। 65 DP एक्ट में आप 24 घंटे से पहले अगर किसी को गिरफ्तार करते हो और उससे पहले उसको रिहा कर देते हो, वो FIR नहीं समझी जाती, वो एक टेम्पररी डिटेंशन समझी जाती है फॉर पीस। हम एक ट्रक घुमाते थे और इन सभी बूट लेगर्स के जिनके नाम हमें पता थे, हमको बैठते थे ट्रक में बैठो उनको ट्रक में बैठाते थे और उनको 65 DP एक्ट में गिरफ्तार करते थे और 1 घंटा पहले 23 घंटे के बाद कहते अब जाओ। लेकिन जब शराब बनाने का समय था वो हमारे पास होते थे। शराब बनाने के टाइम में वो थाने में होते थे, बेचने के टाइम में हमारे पास होते थे, अब जाओ सुबह, अब जाओ। सो हम लोग ऐसे करते गए रोज रोज। तो उनको जब हमने, इसलिए कि उन्होंने हमारे फिर तौबा की, उन्होंने कहा हमें आप बताओ चाहती क्या हो, क्योंकि ये करप्शन के भी अड्डे थे और इनके हमारी करप्शन खत्म हो गई। हमने गीली शराब, जो गीला हो रहा था, महिलाएं बड़ी खुश हुई, महिलाएं सड़क पे आ सकी, चाकूबाजी कंट्रोल में आ गई और ये सुधार निकली। मेरे से हाथ जोड़ रहे हम लोगों के, और ये डेपुटेशन लेके तब जगमोहन साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, उनके पास चले गए कि ये ऑफिसर जो है, ये पुलिस, वेस्ट दिल्ली की पुलिस अब हमें शराब नहीं बेचने, कच्ची शराब नहीं बेचने, हमको कोई और धंधा दे दो। तो तब जगमोहन साहब ने कहा इनकी मदद करो। तो हमने काफ़ी मदद में, इनकी रिहेबिलिटेशन में मदद की और उनको लोगों को हम रास्ते पे लाए। इसी प्रकार कच्ची शराब, और मेरे साथ मेरे DIG साहब मेरे से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि अरे पूर्वी दिल्ली में, साउथ दिल्ली में तो इतने 1000 लीटर गिरफ्त हो गए रिकवर, तो किरण तेरी दिल्ली से तो कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा सब मेरा बिके ही नहीं तो मैं कहाँ से लाऊं ये देखिए, हाँ, ये भी एक ये दबाव मैं होता बिके है। ही नहीं तो सर कहाँ से लाऊं ये भी होता है कि जब पुलिसिंग में आप होते हैं, चाहे SHO या IPS, जो ऊपर का अधिकारी होता है वो आपसे रिजल्ट मांगता है कि भाई रिकवरी कितने और वो चोर पकड़े, पार्लियामेंट कितने क्वेश्चन होता था। ये पार्लियामेंट क्वेश्चन में क्रेडिट लिया जाता था कि लोकल एंड स्पेशल लॉज में देखो हमने कितनी शराबें, कितने ड्रग्स रिकवर किए, और वेस्ट दिल्ली में कुछ नहीं मिला, क्योंकि आपने बंद कर दिया। जवाब कैसे करें? अब मेरा DIG जवाब कैसे दे? इधर तो जीरो, उधर तो बहुत, उधर। मैंने बोला उनको पूछो अगर आपने इतने गैलन रिकवर किया तो कितने गैलन बिकी है, कितने गैलनों से घरों में गई है, कितने गैलन जो सड़कों पर गीली करी हैं, वो उनसे वो पूछो। तो मेरा DIG के बाद कोई जवाब नहीं था, वो मुझे छोड़ देते थे, इससे क्या आर्ग्यू करे इससे, क्योंकि वो समझते थे मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सिस्टम बहुत परफेक्ट हो गया था और वो बूट लेकर हिम्मत नहीं कर रहा था। और मेरी महिलाएं ने इतना प्यार दिया मुझे, इतनी इज्जत दी, इतना विश्वास दिया, क्योंकि उन्होंने पहली बार ही देखा कि उनकी सड़कें साफ हो गई, सेफ हो गई, और वो अपनी चाकूबाजी बंद हो गई, पुलिस के केसेस बंद हो गए। अब देखिए, जब आप क्राइम होने देते हो तो अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हो, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, फिर कचहरी को भी भीड़ डालते हो, फिर लेबोरेटरी में भी भेजते हो कि देखो शराब, तो आप सारा अपना एक काम बढ़ा रहे हो। मैंने बढ़ना बंद कर दिया। वो कहाँ ना FIR दर्ज हो रही है, ना गिरफ्तारियां हो रही हैं, ना कचहरी में केसेस जा रहे हैं, और स्टैबिंग भी नहीं हो रही, और महिलाओं के लिए भी शांति होगी। अब मुझे बताओ बेटर क्या है, शराब पकड़ना कि शराब बंदी करना, ऐसी कच्ची शराब। उसके बाद समय के बाद आया कि एक्साइज शॉप्स खुली जहाँ से लोगों को शराब के ठेके मिल सकते थे, लेकिन कच्ची शराब बंद होगी, और कच्ची शराब से आंखें खराब, बीमारियां, बहुत से फेटल डेथ्स। इसी प्रकार वेस्ट दिल्ली में ऐसे ही मेरे पास कोई 150 गांव थे जिसमें रोज रात को हर
रात जब अंधेरी रात होती थी और जिसको कहते हैं डार्क नाइट्स, उस वक्त उधर से ट्रेन से दूसरे नेबरिंग स्टेट से ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स आते थे जिनकी आदत ही क्राइम थी। उनका काम एक ही था, औरतों की वो सिल्वर उतारना और उनको रेप करना और सामान लेके रातों रात गाड़ी से निकल जाना। जब अंधेरी रात होती है, मून भी चंद्रमा में भी अंधेरा, डार्क लाइट्स होती है। तो ये मेरी दूसरी चुनौती थी वेस्ट दिल्ली में। पहली थी शराब, कच्ची शराब की, दूसरी थी रातों रात औरतों की रेप होने की। और गांव-गांव में आपको पता है रूरल पुलिसिंग तो बड़ी कम होती है। तो मैंने पूछा अपने थाने से, एसएचओ से कि ये क्यों हो रहा है, कि मैम हमारे पास पेट्रोलिंग के लिए पुलिसमैन है ही नहीं। तो मैंने कहा फिर करना क्या है? मैम ये हमारे पास है ही नहीं। मैंने कहा कितने, जब मैंने उसका चिट्ठा देखा तो पता चला सिर्फ 4 सिपाही रात को 100 कितने गांव के लिए 4 सिपाही निकलते, सिर्फ कोई लॉकअप में लिए ड्यूटी ऑफिसर के लिए ये निकलते। तो मैंने कहा ऐसे नहीं, लेकिन हम इस जगह ऐसे नहीं रहेंगे कि औरतों का क्राइम भी होता रहे और हम जवाब देते रहे। तो मैंने सारे गांवों के प्रधानों को बुलाया, उन दिनों पर प्रधान होते थे। तो मैंने सारे प्रधानों को बुलाया, मैंने उनको एक खाट के बटाया, उनको चाय पिलवाई और उनको बोला कि ताऊ जी ये मुझे बताओ, मेरे पास सिर्फ 4 सिपाही हैं, अब मैं बताओ ये अपनी बहनों की रेप और ये बैजाब जो उतरते हैं उनके जेवर, तो उनको यहाँ तक उनको रेप कर कईयों को मर्डर भी हो जाता था। तो बहुत ज़बरदस्त क्राइम होता था। रात और रात, अंधेरी रात में हम सो नहीं सकते थे। डार्क नाइट्स में उन गांव में मैं रातों रात जागती रहती थी। 5 रात एक हफ्ते में मैं रोज़ जाग के पेट्रोलिंग करती थी ताकि मैं अपनी महिलाओं को बचा सकें। तो क्या हुआ, मैंने वो जो प्रधानों को बुलाया, मैंने कहा ताऊ जी मेरे पास तो सिर्फ 4 सिपाही हैं, ईमानदारी से कि 4 सिपाही हैं, आप मुझे बताओ इतने सारे गांव में मैं कैसे रक्षा कर सकती हूँ, लेकिन ये ऐसा क्राइम को तो रोकना है। तो उन्होंने बोला बेटी तुम बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं कहा ताऊ जी मुझे हर नौजवान गांव में 4-4 जने रात को पेट्रोलिंग करें, छल्ली लेके करें, टॉर्च भी रखें, विसल भी बजाएं और मैं आपके साथ पेट्रोलिंग करूंगी। आपको मैं नहीं कह रही आप जागो और मैं सोऊं, मैं भी जागूंगी, तुम भी जागो, चलो मिलके आप लोग मुझे 4-4 ऐसे से नौजवान लड़के दे दो। विश्वास करें जैसे, और उनको एक ही मैसेज दिया गया था, रात को जागते रहो तो आपकी आवाज़ उधर तक जाए, उधर की आवाज़ इधर जाए। तो वो जो उतरने वाले सड़क से गाड़ी से आते हैं उनको पता है जाग रहे हैं लोग, आप जैसे कैसे जा सकते हो। तो वो आना बंद हो गए, क्योंकि मैं रात उनको पेट्रोल, हर जगह मुझे वो वेट करते थे कि मैडम आएगी, मुझे एक गिलास दूध पिलाते थे, कभी ये पियो दूध, चाय नहीं पिलाते थे, दूध पिलाते थे। ये उस किस सन की बात, दिल्ली की बात हो रही है? 1980 जब प्रधान होते थे, इलेक्शन भी होती थी, और तो उनके पास लीडरशिप। तो उसके बाद एक तरफ कच्ची शराब बंद हो गई, एक तरफ नाइट क्राइम मेरा उस नजफगढ़, वो सारा नजफगढ़ एरिया था, नजफगढ़, अलीपुर, नंगलोई, जो आज सारा वेस्टर्नाइज हो गया ना, ये उस एरिया की मैं बात करी। 116 गांव थे, उन दोनों गांव थे। मैंने बहुत पेट्रोलिंग करी इन गांव में। तो ये ताऊ ये बहुत प्यार करते थे, आशीर्वाद देते। सो इधर से मुझे इधर आशीर्वाद मिला। सो हमारा विश्वास इन पुलिसिंग बहुत बढ़ गया और खुद इन्फॉर्मेशन आने लगी। हमने एक फ़ोन नंबर भी चलाया कि कभी किसी ने कोई बताना हो तो हमें बताए। फ़ोन अभी जब मैं आपको कहती हूँ ना सरकार को जॉइंट कंट्रोल रूम बनाओ, ये कंट्रोल रूम मैं चला सकी। तो उस वक्त चलाया, तो उस वक्त मुझे इन्फॉर्मेशन आने लग गई कंट्रोल रूम में, इस इन्फॉर्मेशन पे कि मैडम यहाँ पर क्राइम हो रहा है, या ये हो रहा है, या ये झंगा हो रहा है, या दंगा हो रहा है। एक आया एकदम कि एक मसाल, एक ना क्रिमेशन ग्राउंड में एक बॉडी लेके जा रही है औरत की, वो एक्चुअली उसको मार दिया गया है लेकिन उसकी शमशान में ले जा रहे हैं। उस वक्त हमें फ़ोन पे आया मैसेज, हम शमशान घाट बैठे, उस औरत को की बॉडी को रिकवर किया और वाकई में मर्डर का केस निकला। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप क्राइम प्रिवेंशन पे ऐसे चले जाएं और लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, जो आपने पहली बात करी ना, कम्युनिकेट करें, उनको बता दें कि मेरी ईमानदारी ये है, मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद जब उनके लिए भी मदद मांगते हैं तो वो देने को तैयार हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं, मेहनत करने के लिए भी तैयार होते हैं और आपके साथ भी निभाते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग इसको कहते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग। प्लीज इसके बारे में बताइए। हाँ। यही है, ये है कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब है हम लोग थाना लेवल मीटिंग करते थे, मार्केट एसोसिएशंस को बुलाते थे,
पंचायत अगर गांव है तो सरपंच के साथ मीटिंग करते थे और स्टूडेंट प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग करते थे। सो RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ मीटिंग करते जब उनकी फेडरेशंस होती थी। हम लोग रेगुलरली ऐसे ऑर्गेनाइज ग्रुप्स के साथ रेगुलरली थाना लेवल मीटिंग्स करते थे। उसके बाद इन्हीं के साथ नहीं मीटिंग करते थे, जो सुधर गए ना लोग उनके साथ दिवाली मनाते थे, उनके त्योहार मनाते थे, उनकी हाजिरी भी लेते थे, उनको कहते थे देखो आप सुधरे हुए ना, आप सुधरे रहना। और बीट सिस्टम बहुत अच्छा था हमारा। जो अपराधी जो क्रिमिनल होते थे जब उसमें सुधार, उनके साथ दिवाली आपने भी मनाई है? उनके साथ दिवाली? बिल्कुल जी, उनके साथ मैंने हर दिवाली मनाई, क्योंकि असली मेरे तो संपर्क में ये वाले थे कि ये दिवाली, क्योंकि अगर ये सुधरे रहे तो लोगों की दिवाली बनेगी ना। तो उसको, और जो हमारा एरिया का बीट सिस्टम था तो उसमें एरिया में बीट ऑफिसर सारे जानते थे। मेरे बीट ऑफिसर को हम नहीं छेड़ते थे। बीट ऑफिसर का मतलब था कि वो बीट में ही काम करेगा, ये नहीं कि तफ्तीशी नहीं थी। तफ्तीश वाले अलग थे और बीट वाले ऑफिसर थे। हर एक बीट ऑफिसर अपने अपने एरिया के खूब अच्छी तरह रिस्पेक्टेबल्स को जानता था कि मैं कहाँ जा सकता हूँ कि अगर चोरी हो गई, अगर होगी तो कहाँ। और चोरी भी, डिटेक्शन हमारी बढ़ गई क्योंकि खबर आने लगी। एक तरफ क्राइम प्रिवेंशन होने लगा, एक तरफ डिटेक्शन हमारी बढ़ गई और मेरा पुलिस ऑफिसर इनाम लेता, खुश होता, और वो क्राइम कम होने लगे। तफ्तीशी अफसरों के ऊपर केसेस कम आने लगे, कचहरियों में केसेस कम जाने लगे, चाकू केसेस कम होने लगे और झूठे केस का मतलब ही नहीं है। और अगर एक भी चाकू केस आया तो मैं पहुंच जाती थी थाने में उससे पूछने के लिए कि चाकू फर्जी तो नहीं है और झूठा तो नहीं है। अब देखिए ये कम्युनिटी पुलिसिंग के आप देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। उस दौर में महिलाओं के साथ रेप होता था, लूट होता था, वो बंद हुआ। लेकिन अब ये हो गया है कि अब तो पुलिस और जनता के बीच गैप बढ़ गया। अब तो पुलिस को देख के घबराते हैं कि बिना पैसा दिए तो कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं कि हर जगह, लेकिन ऑलमोस्ट एक ये छवि बन गई है कि वो पुलिस को क्या होती है, पुलिस जनता के लिए बनाई गई है, जनता की सेवा के लिए। लेकिन आज जो हम देखते हैं कि लोग, जनता पुलिस थाने जाने से घबराती है, पुलिस से कुछ कहने से घबराती है। अच्छा गई शिकायत देने तो एक तो ये मान लेते कंप्लेन आसानी से दर्ज नहीं होगी, अगर होगी भी तो टेबल के नीचे से देना पड़ेगा। ये क्या है, ये कैसे बदलेगा और क्या ये देखती आप ऐसा है? क्राइम प्रिवेंशन मेजर्स जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये क्राइम प्रिवेंशन मेजर्स अभी भी लागू करे जाए, जैसे बीट पुलिस ऑफिसर सिस्टम है, हमारे पास अब फोर्सेस बहुत है। एक फोर्स है राइट फोर्स जो लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बहुत बढ़ गई हैं, हमारे पास चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं, हमारे क्राइम्स बड़े सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि सीरियस होते गए बढ़ गए ना। अगर हम क्राइम प्रिवेंशन की अभी से करते रहते कंट्रोल तो एक सिचुएशन कुछ और होती। तो ये तो खैर ठीक है, ये बहुत ज़रूरी भी था, इसलिए मैं इस पर आपसे पूछना चाहता था। अब बात करते हैं आपके बवाल की। आप ये कीजिए, क्योंकि अब आपके जो, आप जहाँ जाती थी किरण बेदी मुद्दा बन जाती थी, क्योंकि भाई सख्त, जब कोई सख्ताई से कानून का हंटर बजाएगा तो वो निशाने पर तो आएगा ही। तो किरण बेदी के नाम का जो एक किरण बेदी जी जब दिल्ली में थी तो एक वक्त इनका नाम किरण बेदी कर दिया गया था, काफी हेडलाइन बनी, ट्रैफिक में थी आप। क्या था किरण बेदी नाम, कैसे पड़ गया, आप खुद ही बताइए, हम क्या सवाल पूछें? मुझे ट्रैफिक पुलिस तब जो खुराना साहब थे लेफ्टिनेंट गवर्नर उन दिनों में, और उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कामयाबी हो रही थी ना, उन्होंने देखा कि इसका संपर्क बड़ा अच्छा है और बेईमानी की कोई शिकायत नहीं गई थी मेरे एरिया से, तो उन्होंने मुझे ट्रैफिक भेज दिया, क्योंकि ट्रैफिक में उन दिनों में बड़ी बेईमानी की प्रॉब्लम्स आ रही थी। आज भी है, अब तो उस वक्त तो है, आज तो उन्होंने मुझे बुला के बोला जाओ तुम डीसीपी ट्रैफिक करो, और अगले साल 9th एशियन गेम्स भी आ रही हैं और 19 स्टेडियम्स में जाके होनी है गेम्स, तुम संभालो। मैंने कहा सर मुझे तो दिल्ली के रास्ते भी नहीं आते, मुझे तो अपनी वेस्ट दिल्ली वो भी सिर्फ रात को जानती हूँ मैं, रात के सड़कों, मैं तो दिन की सड़कें भी नहीं जानती। सर आप मुझे दिल्ली का क्यों पर, मैंने सोच लिया कि अब वेस्ट दिल्ली में विश्वास कमाया है तो अब ये फेलियर हो जाएगा, क्योंकि मैं ट्रैफिक तो मैं जानती नहीं, और सारी दिल्ली की ट्रैफिक उन दिनों में, सारी दिल्ली एक ही डीसीपी ट्रैफिक। अच्छा, एक ही दिल्ली, मेरे पास सिर्फ डीएसपी था, एक दिल्ली एक डेप्यूटी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक, एक।
सारी दिल्ली। तो ये थोड़ी मैं छोड़ सकती हूँ कि चलो शादरा को छोड़ दो या मैं नांगलोई को छोड़ दूँ। मुझे तो सारी दिल्ली घूमना है क्योंकि बॉर्डर्स और जगह है, प्रॉब्लम तो ट्रैफिक की, ट्रकों की प्रॉब्लम हर जगह है। तो मुझे कह दी, मैंने कहा सर आई डोंट नो दिल्ली, मैं तो खुद स्कूटर जब चलाती हूँ तो कनॉट प्लेस के चक्कर काटती रहती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कौन सी जगह में किधर कौन सा चक्कर लूँ। ही सेड नो, गो वर्क। और मेरे पुलिस कमिश्नर जो थे उन दिनों में, वो किसी और को चाहते थे। अच्छा, हाँ, मेरे गवर्नर साहब ने, इन लोगों ने कहा नहीं तुम, ही वेंट अगेंस्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द देन पुलिस कमिश्नर। ओके। तो मुझे उन पुलिस कमिश्नर का कोई मोटा सहयोग नहीं था क्योंकि मैं उनके खिलाफ आई थी, उनके बावजूद उनकी रिकमेंडेशन के खिलाफ आई थी क्योंकि मैं उनकी पसंद नहीं थी एस डी। अब मुझे सड़कें नहीं जानती तो मैं कैसे जानूंगी? अब मैं हर एक से पूछती रहूंगी क्या? तो मैंने एक आज़ाद लिया, रोज सुबह 8 बजे मैप लेना, गाड़ी के पीछे बैठना, और अपनी एक यंग ऑफिसर थी, उसका नाम था शकुंतला, उसको मैंने माइक्रो और अपनी गाड़ी पर माइक लगवाया और निकल गई सड़कों पर। जगह जगह जब मैं गई, मुझे पलटी हुई सड़कें मिली, कभी ट्रक उल्टा हुआ, कभी बस उल्टी हुई, और मैं धक्के ही मारती रही। तो मैंने कहा क्या मैं डीसीपी ट्रैफिक धक्के मारने के लिए आई हूँ? तो इसका इलाज क्या है? बोले इसका इलाज मैडम क्रेन है। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर लाओ क्रेन, सोल्यूशन आ गया। तो सोल्यूशन हो गया, लाओ क्रेन। तो बोले मैडम क्रेन है लेकिन वर्कशॉप में है और एक तो खराब है लेकिन एक ही है। मैंने कहा उसको बुलाओ। बोले आएंगे 1-1.5 घंटा, वो ऑल पुलिस लाइन्स में। तो मैंने कहा इसका मतलब मेरी गई, मैं सारा दिन ये लोग घर नहीं जा रहे और मतलब सड़क ब्लॉक्ड है सारी, लोगों के पास समाधान नहीं है। सो एक ऑफिसर ने कहा, मैंने कहा और कोई रास्ता नहीं? हाँ मैम, प्राइवेट क्रेनें बहुत सारी हैं। तो मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, प्राइवेट क्रेनें तो है ना। तो मैंने कहा कितने प्राइवेट क्रेनें हैं? बोले मैम यहाँ इस वक्त 16-17 प्राइवेट क्रेन ऑपरेटर्स हैं, वो पहाड़ मोतिया खान में रहते हैं, वो पुरानी दिल्ली में, जहाँ खाली कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे करो, आज सभी को बुलाओ, मैंने उनसे मीटिंग करनी है, उनको चाय पिलाऊंगी। उनको बुला लिया, मैंने कहा चाय पियो, समोसा खाओ, और आप अपनी अपनी क्रेन मेरे पास ट्रैफिक पुलिस को कॉन्ट्रैक्ट में दे दो। आपका भी नुकसान नहीं, मेरा भी नुकसान नहीं। जो गाड़ी उठाओगे उसका चालान आपको मिलेगा क्योंकि उसकी कॉस्ट आपको मिलेगी, और मैं जो ट्रैफिक पुलिस का चालान करूंगी वो मेरी कॉस्ट मेरी सरकार को जाएगी। तो 2 चालान होंगे, आपकी भी कॉस्ट वो देगा गलत वाला। और आप विश्वास करें 16 क्रेनें रातों रात आ गई और 16 सर्कल थे, 16 क्रेनें लगा दी और उस पर माइक लगवाया, गाड़ी हटा लो नहीं तो क्रेन से उठा ली जाएगी। जिन्होंने पार्क कर ली ठीक, हटा दी, ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग दूर कर दी, वो बच गए। और जो कहते हैं तुम कौन हो जी, तो मैं देखा जी तुम्हारे, तो उनको लगाया होना कुंडा और लिया फाइन। सिफारिश एक भी नहीं आई क्योंकि रूल ये था कि सिफारिश किसी की नहीं माननी, चाहे कोई भी हो, मेरे से पूछना मत, अपना काम करो। सो इसमें क्योंकि अगर आपने एक को भी छोड़ा तो फिर बाकियों को भी छोड़ना पड़ेगा। उसमें सीबीआई डायरेक्टर भी चले गए और उसमें प्रधानमंत्री जी की गाड़ी भी आ गई। यही ना, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी आपने क्रेन से उठवा ली थी। इसी से उसी क्रेन से वो भी उसकी फंस गई। वो ड्राइवर ने कहा आपको पता नहीं किसकी गाड़ी है? वो निर्मल सिंह सब इंस्पेक्टर था, उसने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम, किसी की भी हो, हमारी मैडम की पॉलिसी है और ट्रैफिक पुलिस की पॉलिसी है, हमको एक इंस्ट्रक्शन मिली हुई है, आपने कोई अमीर गरीब नहीं, हाँ हेल्प करनी है तो गरीब की करना, जिसको, लेकिन ऐसे नहीं जो आंखें दिखाए। तो जो आपको आंखें दिखाए तो फिर तो उसको माफ नहीं करना। तो उसको भी फाइन दिया। हुआ क्या था एक्चुअली में? क्या वो वायरलेस आया मुझे, उस निर्मल सिंह ने, सब इंस्पेक्टर था, निर्मल सिंह ने कहा मैम आज तो हमारी क्रेन ने प्रधानमंत्री की गाड़ी को भी चालान कर दिया। मैंने कहा शाबाश, लगे रहो। फिर क्या हुआ? मेरा डीआईजी को लोगों ने फोन किया, उन दिनों में हरी पिल्ले थे, और उन्होंने उनको फोन किया कि किरण को बोलो। बोले मैं नहीं उसको बोल सकता मैं नहीं बोल सकता, ना मेरे ऊपर से सिफारिश आई ना मुझे नीचे से सिफारिश आई, हम अपना काम करते रहते रोज। इसीलिए तो क्रेन से हुआ, क्योंकि क्रेन ने किसी को नहीं बख्शा। मेरी खुद ननंद की गाड़ी उठ गई, मैंने कहा जा फाइन दे, और अपना मैंने तेरी मदद नहीं करनी। मेरे दोस्त की किसी फाइन, मैंने कहा मैं फाइन दे दूंगी लेकिन तुझे माफ नहीं करूंगी, तो कर। तो वो मैसेज चला गया सारी दिल्ली में कि एक क्रेन नहीं माफ करेगी। तो इंदिरा गांधी का कभी आना कुछ पीएमओ से या प्रधानमंत्री कार्यालय से कभी कुछ में से? वो मुझे बहुत स्माइल्स पास कर, क्योंकि उसके बाद मैंने उनके साथ सिक्योरिटी में भी काम किया और मैंने उनके बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए, मैंने बहुत करीबी से उनसे मुलाकात रखी। वो हम लोग रेगुलरली ग्रीटिंग्स को एक्सचेंज करते थे।
मेरे साथ बहुत अच्छे थे। तो कभी ऐसा बोला कि मेरी गाड़ी किरण के लिए? उनके लिए इतनी छोटी बात थी, ये प्रॉब्लम उनके असिस्टेंट्स की थी, उनकी नहीं थी। तो मतलब योगी जी ने बुलडोजर चलवाया और आप जो है क्रेन लेके आई, तो आपका नाम क्रेन पे भी रख दिया। पीएम की गाड़ी को टो किया जाना आज के दौर में क्या वो पॉसिबल है, नंबर एक। और नंबर दो, जो दिल्ली का ट्रैफिक सिस्टम है इस वक्त, आप सेटिस्फाइड हैं उससे भी? यू नो, ऐसी प्रॉब्लम्स, हर सिचुएशन अपने तरीके के सॉल्यूशंस मांगता है। आज टेक्नोलॉजी की बड़ी बेनिफिट हो चुकी है। टेक्नोलॉजी का सही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो टेक्नोलॉजी एक सोल्यूशन है। जैसे मान लीजिए हेलमेट पे अगर हम कैमरे लगा दें, अगर हर पुलिस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हेलमेट पहने, उस पर कैमरा लगा दो, उस कैमरे से कंट्रोल रूम से लिंक कर दो, आपको सारे ट्रैफिक मिलेगी। टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। पहले तो मुझे सड़क पे खुद घूमना पड़ता था, अब आप कंट्रोल रूम में खड़े होकर सारा ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हो, लुक आफ्टर कर। ये नहीं है कि प्रॉब्लम कम है, प्रॉब्लम गंभीर है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी भी तो है ना। आप वहां से चालान काटो उनका जबरदस्त, उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करो, गाड़ी को जमा करो, डर पैदा करो। सो डर, उसी से आपको पोल्यूशन भी आ जाएगी। किसकी गाड़ी धुआं मार रही है, किसकी गाड़ी ट्रिपल राइडिंग कर रही है, किसकी गाड़ी ओवर स्पीडिंग कर रही है, किसकी गाड़ी दिल्ली, ये सारा आपको कंट्रोल रूम से वहीं पर काटो चालान। 100 रुपया नहीं, 5,000 रुपया काटो और उसका ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड करो और जमा करा दो। गाड़ी भी जमा कराओ, 1,000 रुपये भी लो फाइन, और लाइसेंस भी फिनिश कर दो। हर आदमी समझदारी से चलेगा, क्योंकि अगर लाइसेंस भी गया और गाड़ी भी गया, और अगर उसका दूसरा चालान कटा तो डबल फाइन हो जाए। यू हैव टू इंक्रीज द फाइन्स। सो मतलब ये कहने का ये नहीं ये सोल्यूशन, लेकिन क्या हम ये कर रहे हैं? मतलब ये है कि हमको टेक्नोलॉजी का इस वक्त जबरदस्त इस्तेमाल कर, क्योंकि आपके पास सारा रिकॉर्ड है। अब किसकी गाड़ी है, कब जा रही है, कितने फाइन हो चुके हैं, इसके 10-10 चालान चल रहे हैं पेन पे। नहीं क्यों हुए जी 10-10? उसका चालान, उसका लाइसेंस कैंसिल करो, जैसे तीसरा चालान है कैंसिल्ड। व्हीकल डिपॉजिटेड। अगर आप टफ फाइनिंग करो, जिसको कहते हैं ना, पहले जैसे उस वक्त के हम लोग कर रहे थे कि टफ, जब तक सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट नहीं हो, उसको डर नहीं है, ये डर पैदा करना और दया करना, डर और दया, एक तरफ दया और एक तरफ सुधार, और एक तो डर पैदा करने से बिना डर के नहीं काम होता है। और साथ में मोबिलिटी भी है, आपके पास जगह जगह करेक्ट ऑफिसर्स भी हैं। सो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना इस वक्त, चाहे वो बॉडी कैमरा हो, चाहे वो एक जगह एक डिस्कवरी हुई है वेयर यू कैन पुट द कैमरा ऑन द इन सच अ वे कि आप जब हेलमेट पहने तो इस कैमरे को आप टोटली इंटरनेट से कंट्रोल रूम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है। दिल्ली से गोवा आपका ट्रांसफर हुआ, दिल्ली ट्रैफिक में आप बहुत शानदार काम कर रही थी, वो आपने बताया भी। तो ट्रैफिक में आप काम कर थी, इंदिरा गांधी जी की गाड़ी आपने टो करवा ली, उसके बाद गोवा ट्रांसफर हो गया, उसको पनिशमेंट पोस्टिंग माना गया? उस वक्त पनिशमेंट बन गई कि मेरी बेटी बहुत बीमार थी। पहली बारी मैंने अपने डिपार्टमेंट के सामने अपना दिल खोला कि मैं ट्रैफिक में भी काम करती रही हूँ सारी डिस्ट्रिक्ट में, एक बेटी जो बीमार है और जिसकी मेरी रक्षा मेरी माँ कर रही है। मैंने इस बारे के कभी छुट्टी, क्योंकि मेरी माँ थी घर में और मेरी माँ मेरी बेटी की देखरेख कर रही थी, तो मैं, और मेरी माँ बहुत कीन थी कि मेरी बेटी का काम का नुकसान ना हो, तो मेरी मम्मी मेरी पूरी मदद करती थी। घर, मेरे माँ बाप मेरे दोनों हाथ से थे, मेरी बहनें मेरे साथ थी। सो मेरा परिवार जो था वह बहुत ज़बरदस्त मेरा सिक्योर था। तो जब मेरी गोवा में ट्रांसफ़र हुई, गोवा कोई गलत जगह नहीं थी, लेकिन मुझे उस टाइम भेजा गया जब मेरी बेटी बीमार थी और मेरी हाजिरी ज़रूरी थी, मगर कि मेरी सुनवाई नहीं हुई। और ये भी कहा गया कि सुनवाई नहीं जब हुई, सुनने को मिलने ही को ऑफिसर मिलने को ही अपॉइंटमेंट भी नहीं देता था। मैंने ये कहा जाके कि मेरी बेटी का बीमार है, ये उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, उसका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में उसकी किडनीज का इन्फेक्शन का था, इलाज चल रहा था, नहीं सुना। मेरी माँ ने कहा कि अच्छा तू जा, और वहाँ कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीट हो रही थी और उस ड्यूटी को बोल, मेरी माँ ने कहा जा, उसको निभाया
और मैं किसी तरीके से मैनेज करूंगी। जिस दिन मैं देखूंगी कि अब ये बेटी मेरे बस का नहीं है, मैं तुझे मैसेज दे दूंगी। तो मैं चली गई। गोवा बड़ी अच्छी जगह थी। वहाँ मैंने कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का, वहाँ पर भी कोई पुलिस वाले नंबर थी ही नहीं। वहां भी आपने जाकर हंगामा, वहाँ भी आपने भी हंगामा ऐसे ये थी आप भी वहाँ दिल्ली में तो आपने सबके नाक में दम कर ही दिया, गोवा में मैंने सुना एक किस्सा यही है, कुछ रिसर्च निकला पुल का कि इंदिरा गांधी के उद्घाटन से पहले आपने जुआरी ब्रिज खुलवा दिया। वो क्या कहानी? वो ऐसे था, देखो कितने हम लोग सेल्फिश लोग हैं। हम एक ब्रिज बनाया बड़ा इंपॉर्टेंट, और लोग फंसे हुए हैं एक नहर को तैर के जेटी से आने के लिए, गाड़ियां की लाइन लगी हुई जेटी से, और एक पुल बनाया पुल खड़ा है, और उसको उद्घाटन के लिए मिसेस गांधी की वेट कर रहे हैं। एक बारी आना था, नहीं आई, दूसरी बारी आया, नहीं आई, तीसरी बारी मैं वहां पर गई। मैंने कहा खोलो सारा, सभी को बुला लिया, चलो खुल गया देरी, अब देखेंगे क्या होगा क्या होगा। मैंने सारे जो लोग जेटी से वेट कर रहे थे, सारी गाड़ियों को, पहले मैंने अपनी गाड़ी चलाई, उसके ऊपर आपका गाड़ी, ये जुआरी ब्रिज इनॉग्रेटेड, तो सबको बुलाया और कहा आ जाओ, सारा ट्रैफिक शुरू हो गया। अगले दिन वो चीफ मिनिस्टर को मैसेज चला गया, किसने खोली, ये क्या हुआ? बोलो किरण बेदी ने कराया। तो मुझे बुलाया गया कि इसके लिए माफ़ी मांगो। मैंने कहा सर किस बात की माफ़ी? आप अखबार तो पढ़ो, अखबार में लोग कितने खुश हैं कि शुक्र है कि ब्रिज को, उनको ये नहीं पता मैंने खोली, वो सच है आपने खोली। बोले नहीं माफ़ी मांगो, तुमने क्यों किया इसके बिना? हाँ, क्योंकि इंदिरा गांधी आ रही थी, किरण बेदी ने उद्घाटन कर दिया। मैंने कहा सर माफ़ी किस बात की सर माफ़ी? मैंने माफ़ी नहीं मांगी। मैंने बोला सर किस बात की? आप जरा नो अखबारों के, डोंट वरी। आई सेड सर यू मीन टू से आपको अखबार में जो आ रहा है आपको उसका इम्पैक्ट नहीं है क्या? ही हैड नो आंसर। तो उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं। अच्छा देखते क्या करते, तो देखते पुल खुल गया। नहीं तो क्यों कर दिया था आपने? मतलब क्योंकि असुविधा हो रही थी लोगों की। कितनी देर आप वेट करेंगे मिस इनॉग्रेशन की? क्यों असुविधा? पुलिस है किस लिए? असुविधा को सुविधा बनाने के लिए। मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी। क्या करोगे आप? जब वापस भेज दोगे, सजा दे दोगे, दे दो, लेकिन मैंने जो करना था मेरा कर्तव्य मैंने निभाया। उद्घाटन कर दिया, लोगों का उद्घाटन कर दिया, नहीं उनको असुविधा को सुविधा बना दी। तो इन सब के लिए कभी इंदिरा गांधी ने कभी कुछ बोला आपको कि हमारा काम तो किरण जी आप ही कर दे रहे हो? प्राइम मिनिस्टर तो दूर से ही मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स तो दूर से मिलते हैं। कभी ऐसा आपको लगा कि प्राइम मिनिस्टर दूर से मिलते हैं, लेकिन जो चाहे आप उनकी कार आपने टोह करवा दी, उनकी जगह उद्घाटन आपने कर दिया, कभी आपको ऐसा लगा कि उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है सर्विस में? मैं किसी से डर नहीं रही। खामियाजा क्या करेंगे आप? मेरी बदली ही करेंगे ना, तो कर दीजिए। मैंने कोई करप्शन नहीं की, मुझे सस्पेंड नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट क्वारी नहीं कर सकते, मैंने गलती तो की नहीं, मैंने तो अपनी ड्यूटी निभाई है। तो ड्यूटी के लिए मैं जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं एक वर्दी में होते हुए दूसरों का दुख नहीं बर्दाश्त कर, जो असुविधा है वो नहीं मैं उस जिस ड्यूटी के लिए आई हूँ मैं वो ही करूँगी, और वो न्याय है, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, क्योंकि सुविधा तो सभी के लिए है ना। आफ्टर वही मंत्री ब्रिज से आए ना वापस, वो भी फंसते थे पुल से, शिप में, जहाज, छोटे से बोट में बैठ के अपनी गाड़ी लाते थे, जेटी से आते थे, वो भी तो आए ना, फायदा तो सबका हुआ। लेकिन मिसेस गांधी का ये है कि जब मैंने 26 जनवरी की परेड लीड की थी 1975, उसके बाद उन्होंने तुरंत मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था। अच्छा। हाँ, मेरी ब्रेकफास्ट मीटिंग उनके साथ हुई थी। वो बड़ी खुश हुई थी कि हाँ, एक हमारे देश की महिला ने 26 जनवरी की पहली बारी सारी पुरुषों की परेड को लीड किया। मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था। क्या बातचीत हुई थी? मुझे उसने बहुत अच्छी तरह ब्रेकफास्ट प्यार से खिलाया, प्यार भी किया। और मैं उनकी जब उनका कोई बाहर से कोई बहुत अच्छा VIP आता था ना, मुझे बुलाते थे वो कि देखो हमारे पास यंग IPS ऑफिसर है, मुझे बुलाते थे, मुझे इंट्रोड्यूस कर। प्रिंस चार्ल्स आए थे, उनसे मुझे उन्होंने बुलाया, मार्गरेट थैचर आई, फिर उन्होंने इन दिनों ऐसे जब आते थे दिखाने के लिए कि हमारे देश में विमेन की इमेंसिपेशन है, तो मुझे बुलाते थे, अदरवाइज नहीं। चलिए, अब आप पर एक बहुत गंभीर आरोप है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आपने 2003 में दिल्ली पुलिस में रहते हुए अपनी बेटी की जासूसी करवाई, और जो इससे आप पर निगरानी के गलत
इस्तेमाल का गलत आरोप लगा, प्राइवेसी उल्लंघन हुआ, सबूतों को छिपाने का आरोप लगा, क्या मामला था? 2003 में मेरी पोस्टिंग थी न्यूयॉर्क में, हम्म, यूनाइटेड, आपने इंट्रोडक्शन में यूएन बोला ना, हम्म, उस वक्त मैं यूएन में सिविल पुलिस एडवाइजर थी। हम्म, बहुत ही अहम सेंसिटिव वर्क था। हम्म, मेरी बेटी अलग थी, हम्म, पीछे 18 साल 17 साल की थी, हम्म, और मेरे पिताजी उसके पास थे। मेरी मम्मी का देहांत हो चुका था हम्म, और मेरे पिताजी थे लेकिन बीमार थे। हम्म, ये अकेली थी, हम्म, और जब अकेली किसी ने इसको अकेली देख के इसकी बैकग्राउंड को दुरुपयोग करने की कोशिश की, अच्छा, इस मतलब इसकी बैकग्राउंड का इस्तेमाल करना कोशिश करी। शायद ये समझी नहीं कि इसको मिस गाइड किया जा रहा है। हम्म, तो जब मिस गाइड किया जा रहा था तो हम्म, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, और उसको उसके जंगल से निकालने के लिए, अब मैं कैसे वहाँ से न्यूयॉर्क में, ना फ़ोन की बड़ा एक्सपेंसिव था, कितनी बारी मैं वापस आती, तो ना मैं छोड़ सकती थी, कॉन्ट्रैक्ट में थी। तो इसलिए मैंने क्या करती, मैं एज अ मदर, मैंने फिर अपने दोस्तों को यहाँ फ़ोन किया, अपने पुलिस वालों को, कि मेरी बेटी के खिलाफ मैं वॉच कराओ, उसके ऊपर वॉच लगाओ कि कौन है उसके पीछे। मैंने कंप्लेंट की, और जब मैंने कंप्लेंट की, एक माँ के रूप में, कोई भी माँ की बेटी अगर ऐसे गो तो किधर जाएगी वो? पुलिस पर कहेगी ना वॉच करो, वॉच लगाओ और पता करो कि कौन है इसके पीछे, फोन सुनो। तो उन्होंने फोन सुने, पता चल गया कौन व्यक्ति है, कौन था? फिर जो भी था, फिर मैं दिल्ली फ्लाई करके आई और मैंने उसको जंगल से छुड़ाया। तो मैंने अपने पुलिस ऑफिसर्स की मदद मांगी कि मेरी बेटी को बचाओ। तो क्या इसमें क्या है? कौन ट्रैप लगा रहा था, क्या मतलब कुछ? कोई लगा रहा था इसको, इसकी पोजीशन जो अच्छी थी, इसको यूज करने की कोशिश कर रहा था अपने कुछ काम के लिए, अपने काम के लिए। सो अब मुझे बताओ, एज अ मदर मैं क्या करूं? पुलिस नहीं है तो और कौन है? पुलिस है ही इसीलिए। सिर्फ यह है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं, पुलिस को से अपने बेटी के लिए मांग रही हूं पहली बारी। ऐसे तो मैंने कई बेटियों का सुधार कराया, एज अ पुलिस ऑफिसर मैंने ऐसे कईयों का हेल्प की। तो आज मेरी जरूरत पड़ गई तो क्या कोई अपराध है? इसलिए जिसको नहीं जचा ये जचा, लेकिन उस इंफॉर्मेशन में और क्या क्या इंफॉर्मेशन आई उससे मुझे क्या ताल्लुक? मुझे अपनी बेटी की इंफॉर्मेशन से मैं उससे कामयाब हुई। फिर मैं फ्लाई बैक करके आई दिल्ली, मैंने अपनी बेटी को बचाया अपनी फ्रेंड्स की मदद से, और फ्रेंड्स की उस वक्त मेरी दोस्तों ने बहुत मदद की, मैंने उसको बचा लिया और आज बच्ची बच गई, क्योंकि उसने रियलाइज किया वो व्यक्ति ने मेरी बेटी का जो सोशल स्टेटस था उसको अपने बिजनेस में किसी चीज में यूज करने की कोशिश की, जो उसने नहीं समझी कि ये कहाँ, इसकी लिमिटेशंस क्या है। सो अगर किसी ने उसको दुरुपयोग, किरण बेदी ने कराया तो हाँ क्या कराया, मैंने जब मेरे से पूछा गया, मैंने कहा एज अ मदर नहीं, मैं मेरे पास मेरा कोई अधिकार कर्तव्य नहीं है एज अ मदर, मैंने अपना कर्तव्य एज अ मदर निभाया, तो क्या प्रॉब्लम है? निशाने पे आप हमेशा रही हैं। कोई बात नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस वक्त मैं क्या करती, अपनी बेटी को कैसे बचाती, कौन बचाता, मुझे पता कैसे चलता कौन व्यक्ति? मैग्सेसे अवार्ड भी आपको मिला, पहली पुलिस अधिकारी हैं जिनको आपको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। कब मिला, कैसे मिला? वो 94 में मिला, तब मैं तिहाड़ जेल की आईजी थी। 93 में जब मुझे तिहाड़ का मिला, मैं लोग जेल भेजती थी, ये नहीं पता था जेल के अंदर क्या है। मैं सोचती थी जेल में गया चलो शांत मिली, लेकिन शांति क्या, वो ड्राई क्लीन नहीं हो रहे थे, गंदे होके निकल रहे थे। हाँ, मेरा यही सवाल था। अब सॉरी, 90 के दशक में तिहाड़ में आपको पोस्ट किया गया, पनिशमेंट पोस्टिंग मिलती थी, क्या हुआ वहां पर तिहाड़ जो आप बता रही थी कि वो एक ह्यूमन जू था। मैं रात की पेट्रोलिंग में निकल गई अंदर, पहले दिन सारे जैसे जू में आवाजें उठे रात को, उल्लू भी बोल रहे, बियर्स भी बोल रहे, सारे बोल रहे, हर तरीके की आवाजें चल रही थी। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैंने अपने स्टाफ से पूछा ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मैम ये वो लोग हैं जो नशे से तो टूटे हुए हैं, इनको नशा नहीं मिल रहा, ये नशे हुए थे, इनको नींद नहीं आ रही, ना सोने देते हैं ना सोते हैं। अच्छा, हाँ। मैंने कहा ये मैम ये सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं और ड्रग्स लेके क्राइम तो करते ही थे ना, तो ये वो है।
फिर अगले दिन से दूसरे दिन से मैंने अपनी नवज्योति संस्था जो नशा मुक्ति केंद्र चला रही थी उन दिनों में बाहर एज ए डीसीपी नॉर्थ हम चला रहे थे, पहले तो उनको बुलाया, मैं कहा यहाँ केंद्र लगाओ, बाहर लगा रहे हो ना, अब यहाँ कोई सरकारी नहीं, कुछ खर्चा नहीं, हम होम्योपैथी से करते थे, मेरे पास दवाइयाँ थी, योगा टीचर भी थे। हमने क्या करा, पहला इमीडिएटली जितने ड्रग एडिक्ट थे, तब सीताराम केसरी जी थे सोशल वेलफेयर के, तो हम लोगों ने जितने ड्रग एडिक्ट प्रिजनर्स थे उनकी बैरकें अलग करी ताकि सोने वाले सो सके और ये नशे वाले अलग हो सके। और फिर जो अलग हुए उनको वहां पर इलाज शुरू किया रातों रात वो भी सोने लगे, बाकी भी सोने लगा। तो इसमें हमने कुछ ही वीक्स में अंदर नशा मुक्ति केंद्र अपना चलाया और साथ साथ सुधार शुरू करा। और रात की ये जो जू का माहौल था ना, चिड़ियाघर का माहौल, खत्म किया। नशा मुक्ति केंद्र चलाए और साथ साथ क्या किया, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी कि जो ये स्मोकिंग करते थे, स्मोक से वो लेते थे, स्मोकिंग बंद कराई जेल में। इनके हाथ से स्मोकिंग, वो उनको अपनी महबूबा बोलते थे कि हमारी सिगरेट तो हमारी महबूबा ने। मैंने वो जब सिगरेट भी ले ली, नशा मुक्ति भी कर दिया, सारे प्रिजन में टीबी भी गिर गया क्योंकि पैसिव स्मोकिंग खत्म हो गई। सो इसलिए नशा भी चेकिंग बेटर हो गई, स्मोकिंग जो उसके चेजिंग करते थे वो भी खत्म हुआ, तो उसमें तंदुरुस्ती वापस आने लगी। फिर शिक्षा के केंद्र तो चलाए, पढ़ाई भी चलाई, ध्यान लगाए, NGOs को भी बुलाया कि आप फेस्टिवल्स भी करो, धर्म के रास्ते में लगा। ब्रह्म कुमारी सी मेरी बहनें बहुत सारी आई, ब्रह्म कुमारी रोज शाम को सत्संग करते थे, पाठ होता था, शिक्षा केंद्र चलते थे। 10,000 प्रिजनर्स को रोज पढ़ाया जाता था वहाँ, 10,000 को। टीचर सारे प्रिजनर्स पढ़े हुए टीचर्स पढ़ाते थे, पढ़े हुए टीचर्स उनको पढ़ाते थे, क्लास लगती थी, हाजिरी लगती थी, इम्तिहान होता था, किताबें आती थी, पब्लिशर से डोनेशन आती थी, बाहर के स्कूलों से स्कूल बैग्स आते थे, हर एक के पास स्कूल बैग होता था। वापस जब जाते थे अनपढ़ लोग अंगूठा लगा के आए थे, साइन करके गए थे और बैग ले जाते थे जाके घर वालों को दिखाने कि हम पढ़ के आए हैं। एक कुछ ही दिनों में हमारा शुरू हो चुका था। हम हमारी फ्रेंच लैंग्वेज भी पढ़ाते थे, स्वालीन भी पढ़ाते। तो इसी काम को लेकर आपको मैक्सेसे अवार्ड मिला, बहुत रिनाउंड अवार्ड है। कोई ऐसा कैदी जिसने आपके नाक में दम भी कर दिया हो? कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट तिहाड़ का जो अनयूजुअल था? हमने गैंगस्टर्स को इमीडिएटली अलग कर दिया था। जैसे उन दिनों मान सिंह जैसे बहुत सारे त्यागी गैंग, मान सिंह गैंग, ऐसे बहुत सारे यूपी के गैंग से किडनैपिंग्स बड़ी करते थे, एक्सटॉर्शंस करते थे। वो अपना परिवार बढ़ा रहे थे वहाँ। जब मैंने कहा, मैं जब वॉक करती थी प्रिजन में तो देखती थी कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई बर्फ वाला पानी आ रहा है, पिलाने आ रहा है। मैंने कहा ये कौन है? बोले मैम ये मान सिंह है, मान सिंह। मेरा स्टाफ भी डरता था, मान सिंह। मैं कहा क्या बोल रहे हो आप? मान सिंह है, मतलब इसको, इन लोगों को अलग करो, ये बरादरी नहीं बना सकते। हमने क्या किया था, इनके लिए सेपरेट वार्ड्स बना दी थी कि जैसे ड्रग एडिक्ट्स की वार्ड अलग बनाई, ऐसे मैंने गैंगस्टर्स की भी वार्ड बनाई थी। और इन्होंने धमकी ज़रूर दी मुझे कि अब तुम्हारी उठा लेंगे। इन्होंने धमकियाँ दी थी। अच्छा। हाँ, धमकियाँ दी थी कि हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। तो देख लेंगे, मैसेज आ रहा था कि देख लेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जब मैंने इनकी वार्ड्स भी अलग करी तो ये हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट ने भी कहा कि राइट टाइम पर आपने इनको अलग किया है। तो उस वक्त हमने इनको अकेले नहीं छोड़ा, मैं इनको मिलती रही। अच्छा। मैं अकेले कभी गीता लेके गई, कभी किताब लेके गई, कभी अलग अलग, इनका गैंग नहीं बनने दिया। उन्होंने ही देखा कि ये तो मैम हमसे नफरत नहीं करती है, ये इन्होंने हमारे को सुधारा है। सो मैंने देखा कुछ देर के बाद धमकी जो है वो क्षमा में आ गई, मेरे से क्षमा मांगने लगे। और आज जो हालात हैं तिहाड़ के, उस पर कुछ आप खबरें तो सुनती हो? मैं अंदर नहीं गई तो इसलिए मालूम नहीं अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जो हम लोग गुड प्रैक्टिसेस कर रहे थे, अगर वो गुड प्रैक्टिसेस जारी रहे, जो कि लिखा गया है, लोग जानते भी हैं, पंचायत सिस्टम था, फीडबैक सिस्टम था, बहुत कुछ था। फीडबैक तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग और नए गैंग हैं, वो सब जेल से ही चल रहा है। इसमें देखो, प्रिजन सिर्फ ईमानदारी मांगता है और हाजिरी मांगता है। प्रिजन में आप ईमानदार हैं और हाजिर हैं तो सवाल नहीं उठता कि चिड़िया भी आ जाए, और नहीं है तो फिर सब आएंगे।
सब कुछ होगा, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि फिर सब कुछ बिकेगा। पुलिसिंग में मेरा आखिरी सवाल है, सबसे इमोशनल कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट जो आपको याद रहा हो? इमोशनल या फिर गुस्सा आया हो? मुझे अब ये नहीं याद ना कि गुस्सा कब आया था, लेकिन मैंने बहुत अपने काम को एंजॉय किया। इस काम, अपनी पुलिसिंग के काम को, बहुत अनथक काम था मेरा, पुलिसिंग का अनथक काम था। इसमें मेरी कोई छुट्टी नहीं थी। इतवार को भी मैं काम करती थी, और साथ साथ क्योंकि नवज्योति की संस्था चला रही थी, और आधा दिन नशा मुक्ति केंद्रों में पहुंच जाती थी। मेरा काम नहीं, मेरा अकेला काम नहीं था, मेरा परिवार मेरे साथ था, और मेरी टीम बहुत अच्छी थी। मेरा स्टाफ बहुत मेरी इज्जत और प्यार करता था, बहुत सपोर्ट करता था, अपना दिल जान देता था मेरे लिए, मैं भी उनके लिए देती थी। बहुत इनाम दिलवाए मैंने, बहुत सारी प्रमोशंस बनवाई, बहुत सारे को मेडल्स दिलाए। मुझे यहाँ पर बहुत आनंद आता था। मुझे इस काम से बहुत प्यार मिला है, इज्जत मिली है, खुशी मिली है, ब्लेसिंग्स मिली है। शायद इनकी ब्लेसिंग से मेरी बेटी ठीक हो गई, तंदुरुस्त हो गई। सो मैं तो इनका देनिया नहीं दे सकती। मैं अपनी दिल्ली पुलिस के स्टाफ का देनिया नहीं दे सकती, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मेरे से अनथक विश्वास करके काम दिया। कोई प्रॉब्लम के लिए खड़े हो जाते थे, 24-24 घंटे हमने काम किया खड़े होकर रात भर लॉ एंड ऑर्डर में, लेकिन मैं खड़ी रहती थी। और ठंड में जब मेरे स्टाफ पेट्रोलिंग करता था, उनको चाय उनके मौके पर पहुंचती थी। रात को 2 बजे चाय घूमती थी, एक कैंटीन जाती थी उनको चाय पिलाने। तो कैसे वो भी, मैं भी उनका ध्यान रखती थी, वो भी मुझे बड़ी कदर करते थे। इसलिए दिल्ली पुलिस को मैंने बहुत प्यार से सींचा था, और समय आने पर मुझे कमिश्नर नहीं बनाया इन्होंने। आप भूल गए हो? हाँ, बहुत अच्छे से। मुझे याद है दोस्तों, मैं बताऊं, जब आपने वीआरएस लिया था, हाँ, तब मैं आपके पास पहुंचा था इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ। लास्ट इंटरव्यू बीइंग अ पुलिस ऑफिसर मैंने आपका किया था। वो क्या था, क्यों नहीं बनाया पुलिस कमिश्नर? क्योंकि वो ये सब नहीं चाहते थे। एक होम सेक्रेटरी जो था, वो अपना दोस्त चाहता था, जो उसके साथ रोज शाम को क्लब में शराब पीता और दूसरी गलतियां करता था, वो उसको चाहते थे। उसको लगा दिया। वो मेरे से 3 साल जूनियर था। अगर मैं अपना टाइम करती ना पूरा, उसको भी 3 साल मिलते। ये नहीं कि उसको टाइम नहीं मिलता, मैं अपना 3 साल बताती, उसके पास टाइम था। लेकिन उसको लगाया जो उसका दोस्त था, उसको जेबी दोस्त, क्लब मेंबर, मैं थोड़ी थी क्लब मेंबर। उन्होंने उन दोनों होम सेक्रेटरी मिनिस्टर को बोल दिया कि सर यही ठीक है। तो यही हो गया उस दिन का। और जो मातम हुआ मेरी दिल्ली पुलिस में, उसको कौन पूछता? और वो मेरा स्टाफ सारा रैंक एंड फाइल, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग में भी थी, मैंने बहुत हज़ारों को ट्रेन भी किया था। वो वेट कर रहे थे कि हमारी मैडम आएगी, और मैं भी वेट कर रही थी कि मैं आपकी आऊँगी अब और वेलफेयर कराऊंगी। वेलफेयर, क्योंकि वेलफेयर पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी बातें सारी दिल्ली में लागू होती। तब मैंने नॉर्थ दिल्ली में किया, या वेस्ट दिल्ली में किया, या ट्रैफिक पुलिस में किया, तब सारी दिल्ली में ये सुधार आते, सारी दिल्ली में। इसलिए वो नहीं करा कि ये नहीं चाहते हम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वक्त हमारे पास कम है, लेकिन जितना भी बातचीत की, बहुत एंजॉय किया हमने भी। उम्मीद है हमारे जो दर्शक हैं वो भी एंजॉय करेंगे। तो ये थी देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। उम्मीद है ऐसे और अवसर देश को मिले। ये आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, अपना कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।